नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और इसका जो नामकरण है वो मृच्छकटिकम। मृच्छ यानी मिट्टी और कटिक यानी जो गाड़ी या छकड़ा, प्राचीन काल में हम बोलते थे जिसको हम छकड़ा के नाम से जानते थे। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। शूद्रक की बहुत महत्वपूर्ण कृति है मृच्छकटिकम और इसमें जो घटनाक्रम दर्शाया गया है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन समय में यानी संस्कृत परंपरा में जो भी जो प्रेम कहानियाँ थी या फिर जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण था, सबसे खास बात संस्कृत कृतियों में, संस्कृत ग्रंथों में ये देखने को मिलता है कि मतलब कहीं न कहीं जो प्रेम से परिपूर्ण जो कहानी है, जो श्रृंगार से परिपूर्ण जो कथा वस्तु, उसको भी राजनीतिक घटनाक्रम के साथ जोड़ करके दिखाने का प्रयास संस्कृत नाटकों में किया गया है, संस्कृत परंपरा में किया गया है, ठीक है। चाहे वो कथा है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो आख्यायिका है, और इसलिए उसको मतलब हम दो रूपों में स्वीकार करते हैं। एक तो हम उसको राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में स्वीकार करते हैं और दूसरा फिर हम उसको राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ जो है वो प्रेम के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसलिए उसमें आकर्षण भी बना रहता है और जो पूर्ण रूप से जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, यानी 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, उन पुरुषार्थों की भी प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है। आइए सबसे पहले शूद्रक की मृच्छकटिकम की समीक्षा करते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रणेता की यदि हम बात करें तो शूद्रक, ठीक है। शूद्रक जो है वो संस्कृत साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और मृच्छकटिकम से उनकी सबसे अधिक जो पहचान बनती है वो मृच्छकटिकम से ही बनी है। बाकी उन अन्य रूप से भी संस्कृत परंपरा में उनको हम एक गौरवपूर्ण स्थान देते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यदि हम शूद्रक के काल की बात करते हैं, स्थिति काल की बात करते हैं, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का वर्णन किया गया, ठीक है। मतलब ईसा से पहली शताब्दी से लेकर के और ईसा की 6ठी शताब्दी तक जो है वो इनका समय है शूद्रक का निर्धारित होता है। हम भली भांति जानते हैं कि संस्कृत परंपरा में मूल रूप से कुछ भी कहना समय के बारे में, स्थिति काल के बारे में, ठीक है, ठीक, वंश परंपरा के बारे में पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाणभट्ट से पहले, बाणभट्ट के बाद में ये स्थितियाँ हैं वो निश्चित रूप से सामान्य होती चली गई, क्योंकि बाणभट्ट ने परंपरा प्रारंभ की है हरिचरितम में, ठीक है, और कादंबरी में भी ऐसा उल्लेख मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका समय तथ्यों के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। प्रामाणिक रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यही प्रमाण है सबसे पहले जो, क्योंकि जो शोध में, रिसर्च में निकल करके आता है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर उपजीव की। तो भासकृत चारुदत्त नाटक जो है वो पूर्ण रूप से इसके उपजीव के रूप में हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। भास, जैसे भास के 13 नाटक मिलते हैं, उन नाटकों में चारुदत्त नामक नाटक जो भास का बहुत महत्वपूर्ण है और उसी चारुदत्तम नामक नाटक को आधार बनाकर शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई है, ठीक है। तो इसके उपजीव के रूप में, उपजीव अभी आप समझ गए होंगे, कई दिनों से हम उपजीव के रूप में हम चर्चा करते हैं कि उपजीव कृति जो होती है वह कृति होती है जो मूल आधार होती है, जिसका आधार लेकर के हम उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। उससे कथा वस्तु को हम लेते हैं, उससे कथानक को हम लेते हैं, इसलिए हम उपजीव के रूप में स्वीकार करते हैं नाटक को, चारुदत्त नामक नाटक को, जो भास की कृति है। भास ने वैसे 13 नाटक लिखे, ये भी एक बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप जानते हैं इसको भली भांति। टी गणपति शास्त्री के द्वारा मतलब उनका शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया है उनको, भास नाटक चक्रम के नाम से। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने इसकी चर्चा कर दी है। नायक जो है वो गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है और नायिका जो है वो गणिका है वसंत सेना नाम की, ठीक है। गणिका यानी जो नगर वधु के नाम से जाना जाता था उनको। सामान्य तौर से यदि हम गणिका की रूपरेखा की बात करें तो मतलब ऐसी स्त्री जो विभिन्न प्रकार से पुरुषों के साथ में संबंध रखती थी, ठीक है। तो इस तरह से गणिका का उल्लेख किया गया है। नायक जो है वो गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है और नायिका जो है गणिका वसंत सेना। लेकिन यहाँ गणिका वसंत सेना का जो चरित्र है बहुत ही उदात्त है, ठीक है, ठीक है। गणिका है वो उसकी व्यवस्था है, ठीक है, परंतु उसका जो चरित्र है वो कहीं न कहीं प्रेरणा देने वाला है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से पवित्र प्रेम पर आधारित उनका चरित्र दिखाया गया है। कहीं ऐसा नहीं कि उसके मन में लोभ लालच मतलब है उसमें, जैसे गणिकाओं के मन में छल कपट होता है, जैसे पैसा कमाने की लालसा होती है, ऐसा कहीं उसमें उसके चरित्र में दिखाई नहीं देता। बल्कि केवल और केवल जो शुद्ध प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, उसकी चर्चा जो है यहाँ पर प्रस्तुत कृति में हमें देखने को मिलती है। यदि हम गुण की बात करें तो शुद्ध रूप से मतलब प्रसाद गुण है, और रीति की बात करें तो लाटी रीति और जो है वो कैसी की जो है वो वृत्ति हमें शुद्ध रूप से यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का वर्णन यदि हम करते हैं तो किसी भी कृति के साथ में यदि हम बात करते हैं, वृत्ति आदि की हम बात करते हैं,
तो ये कैशिकी वृत्ति जो है ये आपको भरतनाट्यम में भी उसमें देखने को मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी हमें कैशिकी वृत्ति देखने को मिलती है कि जहाँ पर लंबे केशों के साथ इसका संबंध होता है, इसके नामकरण की मैं बात करता हूँ। और फिर जहाँ पूर्ण रूप से जब भरत मुनि जब नाटक का प्रणयन करना चाहते थे, नाटक उन्होंने लिख दिया था, जब इसका मंचन करना चाहते थे उस समय ब्रह्मा से साक्षात इन्होंने कुछ अप्सराओं को लिया, ठीक है। जिस तरह से उसके लावण्य के अतिरिक्त, सौंदर्य के अतिरिक्त नारी के केशों से भी उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसका मतलब लावण्य बढ़ता है, उसकी रूपरेखा बढ़ती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हुआ, कैशिकी वृत्ति जो होती है वो पूर्ण रूप से रस छंद अलंकारों के अतिरिक्त जो है उसकी श्रेष्ठता में एक उदात्त भाव लाने का प्रयास करती है कैशिकी वृत्ति। तो सबसे श्रेष्ठ वृत्ति जो है वो कैशिकी के रूप में, जिसमें तीनों ही वृत्तियों का ठीक है समन्वय पाया जाता है, वो कैशिकी वृत्ति होती है। तो यहाँ कैशिकी वृत्ति हमें शुद्ध रूप से देखने को मिलती है। लाटी रीति प्रसाद गुण देखने को मिलता है। प्रसाद गुण तो अनायास ही सब रचनाओं में पाया ही जाता है। जानते हैं आप भली भांति, नहीं जानते हैं तो फिर एक बार जब हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की चर्चा करते हैं उनका एक बार आप अध्ययन भली भांति करें और उसके बाद फिर इनकी चर्चा करने की कोशिश करें। छंद योजना की हम बात करते हैं तो 21 छंदों का प्रयोग हुआ है और सर्वाधिक अधिकता यदि किसी छंद की मिलती है तो फिर वो अनुष्टुप छंद की मिलती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई मृच्छकटिकम में अधिक से अधिक कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। यदि स्क्रीन पर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो निश्चित रूप से उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है ये कोई सवाल नहीं बनता, प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं को आधार बनाकर यहाँ पर हम स्क्रीन पर उनको शो करने की कोशिश करते हैं, अन्यथा जो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं उनको हम भी नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ आपके सामने हम उपस्थित नहीं करते जो आपका और हमारा दोनों का समय जो है वो वेस्ट करे। कहीं भी पूरे देश भर में कहीं से भी यदि इस तरह का कोई सवाल पूछा गया है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर है, चाहे वो नेट है या फिर अन्य कोई फर्स्ट सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, यदि किसी भी लेवल पर उस सवाल को पूछा गया तो उसको हम हाईलाइट करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। 21 छंदों का प्रयोग हुआ है और अनुष्टुप जो छंद है वो सर्वाधिक अधिकता के रूप में अनुष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। रस योजना की यदि हम बात करते हैं तो अंगी रस जो है वो श्रृंगार के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अंगी जो रस है, अंगी यानी जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। प्रधान और गौण दो रस होते हैं, हम जानते हैं भली बात है इसको। तो जो प्रधान आपका रस है, जो अंगी रस है, जो मूल रस है वो श्रृंगार रस है। क्योंकि यदि यहाँ पर बसंत सेना और चारुदत्त के प्रेम का चित्रण किया गया, अब जानते हैं वसंत सेना और प्रेम के मतलब चारुदत्त के प्रेम का चित्रण किया गया है और प्रेम के संयोग पक्ष को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी वो विप्रलंब भी यदि हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रयोग जो है यदि प्रेम का किया गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें श्रृंगार ही रस होगा उसमें, क्योंकि श्रृंगार जो है, ठीक है, उसमें रति का बाहुल्य माना जाता है, स्थायी भाव रति के रूप में होता है और जो रति होती है तो फिर श्रृंगार का प्रणयन अपने आप ही होगा उसमें, ठीक है। श्रृंगार की उत्पत्ति अपने आप ही होगी। तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये चीज़ें रटने की नहीं है। इन चीज़ों का सीधा संबंध मैं बता रहा हूँ कि मतलब आपकी सोच से है, आपकी स्मृति से है, आपकी याददाश्त से है। यदि इन चीज़ों को आप भली भांति जान जाते हैं, यदि इन चीज़ों को आप भली भांति देखते हैं, भली भांति पहचान जाते हैं, तो फिर आपको पता है कि भाई यदि प्रेम का चित्रण हुआ है तो फिर वहाँ श्रृंगार ही होगा, यदि जोश और वीरता की बात है तो वहाँ फिर ओज ही होगा, ठीक है। यदि करुणा वहाँ पर दिखाई देती है तो वहाँ प्रसाद ही होगा, ठीक है। तो मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुणों की, और उसके साथ ही फिर जो है वो रस तो आपको दिखाई दे ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब उसके साथ में करुण रस दिखाई दे जाएगा प्रसाद गुण के साथ में, ठीक है। औज के साथ में जो है मतलब कहीं आपको उत्साह, और उत्साह के साथ आपको जोश दिखाई दे जाएगा, फिर उसमें वीरता की हम चर्चा करेंगे। तो जब हम रसों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से मतलब मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों का समाधान अपने आप ही धीरे धीरे हो जाता है। प्रमुख पात्र की यदि हम बात करें तो चारुदत्त जो है वो हमारी कहानी का नायक है ही, मतलब हमारे नाटक का जो नायक है। मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, ठीक है, जो 10 नाटक होते हैं, रूपक के जो 10 भेद होते हैं, 10 रूपकम हमने पढ़ा है, तो उसमें से 10 भेद होते हैं, उन्हीं में से जो है ये भी अपने आप में एक नाटक होता है, प्रकरण होता है, बहान होता है, समवकार, यहाँ मृग, अंक, वीति वगैरह जो होते हैं ये सब उसी का एक पार्ट होता है। चारुदत्त है, आर्यक, शर्विलक है, ठीक है, विट है, सूत्रधार है, अधिका मतलब अधिकरणिक संस्कृत भाषी जो है, मतलब क्योंकि जो मूल पात्र होते हैं वो संस्कृत भाषी होते हैं और फिर कुछ पात्र जो होते हैं वो फिर उसके दूसरी भाषा का प्रयोग, जैसे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं। संस्कृत नाटकों में ऐसा दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो मूल नायक होता है, नायिका होती है, या जो प्रधान पात्र होते हैं, जो श्रेष्ठ पात्र होते हैं, जो ऊंची कैटेगरी के पात्र होते हैं, वो मूल भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर अन्य पात्रों के माध्यम से क्या फिर दूसरी भाषा का भी प्रयोग करवाया जाता है। हालांकि कालांतर में फिर ये विवाद का भी विषय रहा कि सब लोग जो है संस्कृत का प्रयोग करते हैं और दूसरे लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते। ऐसा नहीं था, कुछ कैटेगरी बांट दी थी कि भाई जैसे राजा है तो वो शुद्ध
संस्कृत का प्रयोग करेगा, लेकिन उसके सेवक है तो वो दूसरी भाषा। आज भी ऐसा होता है, ठीक है, आज भी ऐसा होता है कि जो शुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वर्ग की एक भाषा अलग है, ठीक है, और जो दूसरे सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनकी भाषा अलग है, ठीक है। और फिर और ही यदि हम उनको हीन मानने की कोशिश करें, हीन से तात्पर्य मेरे मतलब पढ़े लिखे न होने की बात करता, उनकी लैंग्वेज जो है होती है वो अलग होती है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग ढंग से उसको एक विभाजन हमने किया है, विभाजित करने का प्रयास किया, उसी की बात यहाँ पर बताई गई। नटी है, रदनिका, मदनिका है, चेटी है, वसंत सेना आदि प्राकृत भाषी है यहाँ पर, ठीक है। तो मूल रूप से यदि हम देखें यहाँ पर तो हम वसंत सेना की बात करते हैं, हमारी नायिका के रूप में है, चारुदत्त जो है हमारे नायक के रूप में। अन्य जो पात्र हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पात्र कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। तो जो भी हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जो भी इस तरह से मतलब चाहे वो शकार आता है, वो राजा कशाला है, या फिर पालक राजा है, या फिर आर्यक है, ठीक है। क्योंकि दो तीन चीज़ें जो इसमें साथ चलती हैं, एक तरफ हम वसंत सेना और चारुदत्त की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे रूप से मतलब राजाओं की बात करते हैं। यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम भी हमें दर्शाया गया है इसमें, और इसके साथ साथ जो है वो प्रेम का त्रिकोण जो भी इसमें हमें देखने को मिलता है। त्रिकोण ना सही तो जो प्रेम की जो दो रूपरेखा मिलती है वो भी मिलती है, एक अलग स्टोरी चलती है, दूसरी अलग स्टोरी चलती है, और फिर रूप से हम आगे राजनीतिक घटनाक्रम को भी दर्शाते हैं। तो ये जो है सामान्य जानकारी आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रमुख पात्रों के साथ साथ यदि अन्य हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इसमें, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में भी हम इसको स्वीकार करते हैं। आगे की यदि हम कहानी की बात करें तो देखते हैं, फिर प्रमुख सूक्तियों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किसी भी कृति की कोई सूक्ति पूछ ली जाती है, कोई कथन पूछ लिया जाता है, फिर उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी कृति का कथानक से लिया गया है, मतलब कथन है, या ये सूक्ति जो है वो कौन सी कृति की है। कृति नहीं पूछे तो फिर उसका राइटर पूछ लेते हैं कि ये जो कृति है इसका राइटर कौन है, ठीक है, ये सवाल पूछ लिया जाएगा। और कई बार बहुत ही गहराई से यदि हम उतरते हैं तो फिर उसमें भी पूछ लेते हैं कि ये कृति का जो संबंध है वो कौन से पात्र के साथ है, मतलब किसने किससे और कब कहा था। लेकिन बहुत कम इस तरह की परिस्थिति होती है। यदि हम मूल विषय में जाने की कोशिश करें तो हम एक साइड में कृति के नाम आ जाएंगे 4, और एक साइड में 4 जो है कोटेशन सूक्तियाँ आ जाएंगी, तो उसमें से फिर उसको साथ हम क्रॉस मैच करने की कोशिश करते हैं। ये अधिकांशतः आपको मतलब पहचानना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस भी सूक्ति को आप पढ़ते हैं, ठीक है, समय दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, जो भी सूक्ति है पीडीएफ में भी आपको मिलेंगी, तो जिस भी सूक्ति को आप देखते हैं, ठीक है, उसमें भी जब आपको पता चलता है तो फिर ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो संवाद है किसने किससे और कब कहा था। यदि एक पहली सूक्ति को आप देखते हैं तो फिर जब आप उसकी रूपरेखा पढ़ते हैं, जब आप उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं, या फिर जो हिंदी में उस कथा वस्तु का आप हृदयंगम करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो फिर उसको एक बार वहाँ देख लेना चाहिए कि कहाँ से ये लिया गया है, और ये दो कौन पात्र आपस में परस्पर बातचीत कर रहे थे, उनके बीच में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैं सामान्य तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी क्लास में आपको देखा कि भाई कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे मैं कोई क्लास के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम सामान्य तौर से मतलब कुछ विचारों का आदान प्रदान के रूप में चर्चा करते हैं। बहुत आसानी से जो स्टोरी और कहानी होती है वो फिर हमारे समझ में आ जाती है। जब हम बोर्ड को लेकर के बात करते हैं कुछ चीज़ें समझने की, तो फिर वो एक अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन यहाँ तो सामान्य तौर से जैसे हम किसी रूपरेखा को किसी के सामने बैठ करके कहानी को सुन रहे होते हैं, वो दृष्टिकोण होता है। और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कुछ यदि शेष रहता है तो फिर हम जब आपस में रूबरू होते हैं किसी भी माध्यम से, वहाँ हम चर्चाएँ करेंगे इनकी, ठीक है। कहीं ये नहीं सोचना है जब आप इसको पढ़ते हैं कि भाई चीज़ें ये हमें मिल गई और ये चीज़ें एक छोड़ दी गई, अगर एग्जाम में ये आ गई, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि फिर पूरा ध्यान जो होता है हमारा वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ जो हम 80-90% जो चीज़ों को कवर करते हैं उनमें फिर चीज़ें जो है वो उसकी तरफ, दूसरी तरफ चीज़ों की, नकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान चला जाता है। ऐसा कहीं नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सुखम ही दुखान अनुभवी शोभते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यदि एक बार इसको मन में बिठा लेते हैं कि भाई ये कहाँ किसने किससे और कब कहा होगा, ठीक है, तो फिर पूरी कहानी को हम हिंदी में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि जब संस्कृत में यदि आपके पास समय नहीं है, या संस्कृत में आप अनुवाद नहीं कर सकते उसका, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से अनुवाद के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो हिंदी की कथा वस्तु को तो हम पढ़ ही सकते हैं। और जब हिंदी की पूरी कथा वस्तु को हम पढ़ लेते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और जैसे हम बात करते हैं इस कथन का कि सुखम ही दुखान अनुभवी शोभते, सुख जो है, ठीक है, वो दुखों के अनुभव के बाद ही शोभा पाता है, मतलब, ठीक है। जैसे काली रात के बाद में फिर प्रातः काल होती है, या फिर संघर्ष के बाद में पुनः जो फल मिलता है उसका बड़ा आनंद होता है। इसी प्रकार दुखों की एक लंबी प्रक्रिया गुजर जाती है और फिर यदि सुख मिलता है तो बड़ा आनंद देने वाला होता है, ठीक है। इस तरह से दृष्टिकोण, अभी किसने किससे और कहाँ कहाँ हो गया, ये चीज़ें हैं, आपको पूरी की पूरी एक बार देख लेनी चाहिए। मतलब रत्नम रत्नेन संगच्छते,
रत्न जो है वो रत्न के द्वारा ही ढूंढा जाता है, ऐसा हमने अभिज्ञान शाकुंतल में भी पढ़ा है। रत्न के माध्यम से ही दूसरे रत्न का साथ किया जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण देखने की वहाँ कौन से ढंग से कहा गया है, यहाँ कौन से ढंग से कहा गया है, ठीक है। मतलब किसी भी रूप में हम बात करते हैं, जब हम शिव और पार्वती की बात करते हैं वहाँ पर भी ये दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है कि भाई जब शिव और पार्वती ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव होते हैं वो परस्पर चर्चा करते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। तो मैं ये चीज़ें बीच में इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि आपको कई बार लगता है कि वो चीज़ें वहाँ थी, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई, तो एक बार उनको देख ले कि यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ, वहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। यदि ये दृष्टिकोण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो फिर इस पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम लिख करके उसके आगे लिख लीजिए। फिर ऐसे ही रत्नों से संबंधित जो 3 सूक्ति या 2 सूक्ति आपको कहीं अन्य संस्कृत परंपरा में मिलती है तो उनको वहाँ से उठाइए और फिर इनको एक साथ लिख लीजिए। फिर एक बार फाइनल किया उसको और उसके बाद में सदा सदा के लिए स्थायी हो गया कि अब इन चीज़ों में कहीं भी किसी चीज़ का अवरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है। नहीं चंद्राद तपो भवती, ठीक है। चंद्रमा के तप का वर्णन यहाँ पर किया गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति को कहीं न कहीं मतलब परेशान करती है। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा का जो तप है वो शीतलता देने वाला होता है यदि हम संयोग पक्ष में होते हैं, और यदि हम विप्रलंब स्थिति में चले जाते हैं, वियोग काल में होते हैं, तो फिर वही चंद्रमा का जो तप है वो हमें पीड़ा देने वाला हो जाता है। तो ये उसी के साथ में इसको लिंक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है प्रस्तुत कृति में। और स्त्रियों नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिता मूले छिन्ने कुतय पाद पशुपालना, बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब हम बताया कि जब हम उसकी चर्चा करते हैं, जब हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं, हम उस कहानी को पढ़ते हैं, तो फिर उस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि ये स्थिति चारुदत्त के मन में कब आई होगी, ठीक है। मतलब जब सोचता है वो तब उसके मन में किस तरह का भाव आया होगा। ये स्थिति है वसंत सेना के मन में कब आई होगी, लेकिन ये तब पता चलेगा जब हम पूर्ण रूप से उस कहानी को कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ते हुए लेकर के जाएंगे। यहाँ पर मूले छिन्ने कुते पाद पशुपालनम, तो मतलब जब पूछा गया कि भाई जब मूल ही छिन्न हो जाएगी, अर्थात जब जड़ ही कट जाएगी वहाँ पर, तो कुते पाद पशुपालनम, तो फिर उस पौधे का पालन कहाँ से होगा, कौन उसका पालन करेगा। भाई किसी चीज़ को यदि आप जड़ों से काट देंगे तो फिर उसमें हरी या फिर हरियाली होने की कहाँ से परिकल्पना कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर उस राजनीतिक घटनाक्रम के साथ मानव के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इस प्रकृति के उदाहरण को मनुष्य के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। कौन सी परिस्थिति में जोड़ने की कोशिश की गई है, ये आपको खुद एक बार चिंतन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको कहानी को लेकर के, ठीक है। हाँ, स्थितियां फिर अपने आप सामान्य होती हुई चली जाएंगी। नय युक्तम परत्र कला दर्शनम, ठीक है। कितना सुंदर दृष्टिकोण बताया गया, नय युक्तम पर कलत्र दर्शनम, अर्थात किसी अन्य स्त्री का जो दर्शन करना है वो युक्त नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ये चारुदत्त का उदात्त चरित्र है। ये चारुदत्त के चरित्र का एक श्रेष्ठ रूप दिखाया गया है यहाँ पर। चारुदत्त के चरित्र का एक उत्कृष्ट रूप जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें मूल रूप से यदि हम देखें तो गणिका जो वसंत सेना है, वो गणिका वसंत सेना न सिर्फ गणिका के रूप में, ठीक है, बल्कि एक श्रेष्ठ नारी के रूप में, एक भारतीय एक आदर्श नारी में जो स्थिति का रूप होना चाहिए, जो एक संस्कार होने चाहिए, जो स्थितियाँ होनी चाहिए, वो सारी की सारी स्थिति उस गणिका में दर्शाने की कोशिश नायक के द्वारा, मतलब रचनाकार के द्वारा की गई है, शूद्रक के द्वारा। और उसी प्रकार से नायक जो है वो गरीब है, गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है, लेकिन उस गरीबी में भी उसके जो उदात्त भाव थे, उसके जो श्रेष्ठ भाव थे, वो कहीं भी विचलित नहीं होते, कहीं भी मतलब वो डामाडोल नहीं होते। और यही ये दोनों का जो चरित्र है, उदात्त भाव है, यही कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा देता है, समाज को प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया कि न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, ठीक है, अर्थात किसी दूसरे के स्त्री का दर्शन करना युक्त नहीं है, उचित नहीं है, समीचीन नहीं है। ये खासतौर से सामाजिक दृष्टिकोण को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। न कालम अपेक्षते शनैः, यहाँ पर, ठीक है, जो काल होता है वो कहीं स्नेह की अपेक्षा नहीं करता, ठीक है। स्नेह जो कि उसकी जो अपेक्षा है वो समय के आधार पर नहीं होती, ठीक है। प्रेम का जो चित्रण है वो कहीं उसके साथ समय का कोई लेना देना नहीं होता उसके साथ में, ठीक है। यही दृष्टिकोण यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति यदि इसकी देखी जाए, मतलब मृच्छकटिकम की, तो इसमें दरिद्रता का चित्रण किया गया, ठीक है। तो एक बार यदि हम इस चीज़ को चारुदत्त के साथ जोड़ करके देख लेते हैं कि चारुदत्त ने कब कहा होगा ऐसा, ठीक है, ये दृष्टिकोण जो चारुदत्त ने कब कहा होगा, यदि ये व्यवस्था इसके साथ जोड़ करके देख लेते हैं, एक बार इसको स्टोरी को आपस में लिंक कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये चीज़ें ऐसी कहीं भी रहेंगी कि जो आपको याद नहीं आए। मुझे लगता नहीं ऐसा, क्योंकि सामान्य तौर पर ये सारी की सारी चीज़ें फिर आप भली बात इनको पहचान जाएंगे। जैसे ये कहता है कि अल्प क्लेशम मरणम, भाई मरने में तो बहुत थोड़ा सा क्लेश होता है,
मृत्यु में तो थोड़ा सा ही क्लेश होगा, परंतु दारिद्रम अनंतकम दुखम, लेकिन जो दरिद्रता है वो तो अनंत दुख देने वाली है। अब कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, ठीक है, कदम कदम पर यदि उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, कदम कदम पर यदि समाज के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, कदम कदम पर यदि उसको समाज को अपनी सफाई देनी पड़ती है, ठीक है, अपने गरीब होने के कारण से उसके ऊपर कितने प्रकार के जो इल्जाम लगाए जाते हैं उनको उसको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई मर जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मृत्यु में तो थोड़ा सा क्लेश होगा, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन ये जो दरिद्रता है ये तो कदम कदम पर दुख देने वाली है, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण उस चारुदत्त के घर से मतलब किस तरह से वो न्यास धरोहर होती है वसंत सेना की, वो चोरी होती है, किस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कैसे वसंत सेना की मौत का इसको झूठा इसको इल्ज़ाम लगाया जाता है। अंततः स्थितियाँ साफ होती है, जैसे भारतीय परंपरा में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे भारतीय परंपरा में सुखांत परिस्थिति बाद में आती है, अंत में जो नायक नायिका पहले कितने ही पीड़ा से गुजरे, दुखों से गुजरे, लेकिन अंत में तो उनको सुखपूर्वक दर्शाया जाता है, सुखपूर्वक दिखाया जाता है, उनके मिलन को दिखाया जाता है। भारतीय परंपरा जो सुखांत परंपरा में विश्वास रखती है, ठीक है, ऐसी नाटक स्टोरी या कहानी कथानक आख्यान जो भी है, मतलब पूरी की पूरी स्थिति हमारी ऐसे ही चलती है इस नाटक में भी, इस प्रकरण में भी, परंतु उसके चरित्र को तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुद्ध रूप से दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मतलब चारुदत्त जो है वो अपने आप में एक उदात्त भाव लेकर के हम सबको प्रेरणा देता है, गरीबी में होते हुए भी। तो ये जो दृष्टिकोण है प्रमुख सूक्तियों का, ये आपको देख लेना है, इसका संबंध किसके साथ है ये आपको देख लेना है, और उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम इसके नामकरण की बात करें, भाई इसका नामकरण जो है वो मृच्छकटिकम किस आधार पर लिया, हमने पहले चर्चा की प्रारंभ में कि मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की छकड़े या मिट्टी की गाड़ी का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये दो घटनाएं, मिट्टी की गाड़ी की जो घटनाएं हैं मूल रूप से छठे अंक में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो मृच्छकटिकम शीर्षक का संबंध जो है वो कौन से अंक से सबसे अधिक संबंध पाया गया है, किस अंक के सबसे पास ये घटना है। तो फिर हम इसमें छठे अंक की बात करेंगे, क्योंकि छठे अंक में ही मूल रूप से जो है दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। दो चीज़ें देखने को मिलती है मृच्छकटिकम, एक तो जब वो सकार की गाड़ी में बैठ जाती है, वसंत सेना जाना चाहती है चारुदत्त के पास मिलने के लिए, परंतु बैठ जाती है। राजा का शाला जो शकार होता है, जो वसंत सेना पर पहले से ही आसक्त है और बार बार इसके ऊपर दबाव बनाता है अपनी बनाने के लिए, तो वो दृष्टिकोण है, उसके साथ में इस गाड़ी का संबंध है। और दूसरा जो है वो चारुदत्त का जो बच्चा होता है, रोसेन जिसका नाम है, वो खेलता है, मिट्टी की उसकी गाड़ी है, मतलब वो खेलना चाहता है, वो सोने की गाड़ी की कल्पना करता है, परिकल्पना करता है, और ये जो वसंत सेना गणिका होती है ये अपने गहनों से उस मिट्टी की गाड़ी को भर देती है, ठीक है, सोने से उस मिट्टी की गाड़ी को भर देती है। तो इस तरह से मृच्छकटिकम अर्थात वो जो मिट्टी की गाड़ी है उसके साथ में दो रूपों में हम इस संबंध को, इस दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आगे इसको। तो यदि हम इस छठे अंक की घटना का दृष्टिकोण आगे बढ़ाएं तो हम यही बात करेंगे कि इसमें पूछा गया है कि भाई इसका नामकरण छठे अंक में वर्णित मिट्टी की गाड़ी वाली घटना को आधार बनाकर किया गया है। ये रूपक का एक भेद प्रकरण है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि इसके बारे में पूछा जाए कि भाई किस कैटेगरी में हम इसको स्वीकार करते हैं, तो जैसे हम नाटक के 10 भेद, रूपक के 10 भेद स्वीकार करते हैं, नाटक, प्रकरण, भान, संवकार, इहामर्ग, अंक, विधि आदि है कि हम जो चर्चा करते हैं, उन 10 भेदों में प्रकरण भी अपने आप में एक होता है, और मृच्छकटिकम को हम रूपक के 10 भेदों में से प्रकरण के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है ये भी आपको देख लेना है। तो ये उत्तर हो गया आपका इसका प्रकरण, ये ध्यान रखना है, इसमें 10 अंक है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई इसमें अंक कितने हैं, इसमें श्लोक संख्या कितनी है, इसमें अंगी रस कौन सा है, इसमें प्रधान रस कौन सा है, नायक कौन है, नायिका कौन है, ठीक है, पात्र जो है इसके, जैसे कंचुकी आदि पात्र की बात बताई जाती है, कि विदूषक आदि की बात बताई जाती है, जैसे मैत्रेय है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा करते हैं, ध्यान देना चाहिए। 10 अंक है इसमें। निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसंत सेना नामक गणिका से प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है। वसंत सेना रूपवती एवं गुणवती है, किंतु धन की अभिलाषा नहीं रखती, चारुदत्त से प्रेम करती है। कथा वस्तु आदर्शवादी न होकर के यथार्थवादी है। यहाँ प्रणय संबंध में प्रकृति विपर्य है, अर्थात स्त्री पुरुष पर रिझती है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत नाटकों में ऐसा ही दर्शाया गया है कि पुरुष का जो आकर्षण है वो नायिका के प्रति होता है, परंतु यहाँ विपरीत परिस्थिति में नायिका का जो आकर्षण है वो पुरुष के प्रति दर्शाया गया है, चारुदत्त के प्रति दर्शाया गया है वसंत सेना के आकर्षण को। और जैसे हमने बताया कि गणिका से विपरीत उदात्त चरित्र इसका वसंत सेना का यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें शुद्ध रूप से हम यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की लोभ लालच की उसको आवश्यकता नहीं थी। वो केवल और केवल जो है वो चारुदत्त का पवित्र जो प्रेम है उसको प्राप्त करने की कोशिश गणिका के द्वारा की जाती है, और उसके साथ ही जो है वो चारुदत्त का उदात्त चरित्र हमें देखने को मिलता है।
छठे नाटक से संबंध हमने मृच्छकटिकम के शीर्षक का बताया है, जिसमें 2 घटनाएं मैं प्रधान बताता हूँ। एक तो जब चारुदत्त से मिलने के लिए जाना चाहती है वसंत सेना, ठीक है, वो चारुदत्त से मिलना चाहती है और वो जो उसको न्यास आदि की जो बात थी उसका वर्णन किया गया है, जो हम अब इसमें स्टोरी में हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार उससे मिल कर के बात करना चाहती थी, वो किसी उद्यान आदि में जाने के लिए तैयार होती है, बाहर जल्दी जल्दी में निकलती है और चारुदत्त की जो गाड़ी में बैठने की बजाय जो है वो फिर शकार की गाड़ी में बैठ लेती है, ठीक है। और फिर दूसरे ढंग से चारुदत्त की गाड़ी खाली मिलती है, उसमें दूसरे व्यक्ति आकर के बैठने, फिर वो राजनीतिक घटनाक्रम भी वहाँ पर दर्शाया जाता है। तो एक तो मूल घटना ये है, और दूसरा मैंने बताया कि बालक जो है वो रोहसेन जो है वो रोता है और मतलब मांग करता है, विभिन्न प्रकार से खिलौनों से खेलने की मांग करता है। तो उसकी जो मिट्टी की जो गाड़ी होती है उसको फिर वो आभूषणों के माध्यम से वसंत सेना के द्वारा भर दिया जाता है। तो इन 2 घटनाओं को आधार मान करके मूल रूप से मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी को हम आधार मानते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि जो सोने से उसकी मिट्टी की गाड़ी को भरा गया है खिलौनों की मांग में, वो प्रधान घटना है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण जो है, उसकी गाड़ी में बैठने वाली जो स्थितियां हैं उसका भी मूल रूप से चित्रण किया गया है। लेकिन मूल जो आधार है वो बालक द्वारा वो जो खेलने की घटना है उसी को आधार बनाया गया, ठीक है। इसके साथ जो है मूल कथानक के रूप में यदि हम इसके 10 अंकों की बात करते हैं तो 10 अंकों में जो प्रधान घटना है क्रमबद्ध रूप से अंक वाइज जो एक प्रधान घटना है, क्रम जो है उसको थोड़ा थोड़ा क्रम जो है उसको एक बार हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक में, एक प्रश्न ये भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। पूरी स्टोरी को पढ़ने के साथ साथ आपको एक बार ये भी ध्यान रखना है कि इसके जो 10 अंक हैं उन 10 अंकों के सभी के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। 10 जो अंक हैं उन पूरे 10 अंकों के अपने अलग अलग नाम हैं और इन नामों को आधार बनाकर, इन्हीं नामों को आधार बनाकर, इस नामकरण को आधार बनाकर जो है, ठीक है, अलग अलग अंकों का नाम दिया गया कि पहले अंक का नाम क्या है, दूसरे अंक का नाम क्या है, तीसरे अंक का नाम क्या है, क्योंकि हर अंक में एक घटना की प्रधानता है। प्रत्येक अंक में एक घटना की प्रधानता है और उस घटना को आधार बनाकर उस अंक का नामकरण किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है सवाल के रूप में कि दूसरे अंक का नाम क्या है या फिर 5वें अंक का नाम क्या है, किसी भी अंक का, ठीक है। छठे अंक जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, गाड़ी के साथ उसका संबंध है, शीर्षक के साथ उसका संबंध है, नामकरण के साथ उसका संबंध है, उस अंक का भी नाम पूछा जा सकता है कि भाई छठे अंक का नाम बताइए यहाँ पर, क्योंकि जो प्रधान होता है, जो मूल होता है, उस पर जो है वो अधिक प्रश्न बनते हैं और उसके प्रश्न को ही थोड़ा श्रेष्ठ और उच्च कोटि का प्रश्न माना गया है। इसलिए सामान्य प्रश्नों की बजाय जो मूल प्रश्न होता है उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करें। पहले अंक में हम देखते हैं अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक में प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को राजा का साला शकार हस्तगत करना चाहता है। एतर तत्व पकड़ने के लिए विट चेट के साथ जो वसंत सेना का पीछा करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर दिखाई गई है, वसंत सेना का पीछा करता है। यहाँ पर हमें देखना है कि भाई पहले अंक का नाम जो है वो अलंकार न्यास हो गया, ठीक है। इसमें जो पूरी कहानी बताई कि भाई वसंत सेना जो है, यहाँ पर बताया गया कि प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को राजा का साला शकार हस्तगत करना चाहता है, ठीक है। राजा का जो साला है, पालक है राजा, उसका साला है शकार, तो ये भी एक नाम याद रखेंगे आपको। तो ये उसको हस्तगत करना चाहता है, इसके ऊपर आसक्ति है वसंत सेना के ऊपर प्रति, और ये उसे पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। और कुछ अपने जो भी अपने जैसी कैटेगरी के जो विट चेट आदि जो लोग हैं, जो क्योंकि विट और चेट संस्कृत नाटकों में जो है वो धूर्त, ठग, जुआरी आदि के रूप में ही हम इनको स्वीकार करते हैं। तो ये वसंत सेना के पीछे आते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसके पीछे दौड़ लगाते हैं, ठीक है। और इसी का वर्णन किया गया, वसंत सेना के पीछे करते करते वहां पर पहुंचते हैं और वसंत सेना अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, चारुदत्त नामक जो ब्राह्मण होता है उसके घर में शरण ले लेती है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। वहाँ जब उसके घर में प्रवेश करती है तो अपना पूरा जो आभूषण, जो गहने पहन रखे थे, क्योंकि मतलब गणिकाओं के पास में गहने की, पैसे की तो कमी थी नहीं किसी भी प्रकार से, तो हम भली बात ही जानते हैं, चाहे वो आज का युग है या फिर तत्कालीन समय का युग रहा हो, ठीक है। तो वहाँ उसके पास जो गहना था उस पूरे गहने को उतार देती है और वो अमानत के तौर पर चारुदत्त के पास रख देती है कि पीछे जो है जुआरी ठग लोग जो है मेरे पीछे धूर्त है, ये हो रहे, पता नहीं क्या किस तरह से मेरे साथ छीना झपटी करेंगे, इसलिए उसके पास वो रख देता। वो पहले बेचारा गरीब ब्राह्मण है, ठीक है, मतलब उसके पास में उसको एक न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में रखना उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है। चाहता तो नहीं होगा कोई गरीब व्यक्ति किसी के इतनी धन संपत्ति उसके पास आ जाए, इतना महंगा आभूषण और कीमती सोना उसके पास आ जाए, मतलब, परंतु जो भी उसके उदार चरित्र को दर्शाने के लिए दिया है व्यवस्था थी, क्योंकि पीछे किसी नायिका को रक्षा भी उसको देनी है यहाँ पर, मतलब, ठीक है, जो आया हुआ है उस शरणार्थी की रक्षा भी करनी है, शरण में आए हुए का भी ध्यान रखना, और ऐसे उदार चरित्र के रूप में इस तरह से वो घटना होती है। पीछे पीछे वो लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर और फिर आगे का घटनाक्रम दर्शाया गया है।
धूत संवाहक नामक दूसरे अंक में चारुदत्त का पुराना नौकर संवाहक आता है। ज्वारी और धूतकरों का मुखिया माथुर उसका पीछा करते हुए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। वसंत सेना अपने स्वर्ण आभूषण देकर संवाहक को मुक्त कराती है और संवाहक विरक्त होकर के बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। दूसरे अंक की प्रधान घटना यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसको नाम याद रखेंगे, धूतकर संवाहक, दूसरे अंक का नाम है। तो नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। कहानी भी कई बार आप इधर उधर कर सकते हैं कि दूसरे अंक में कौन सा घटनाक्रम है, बहुत मायने नहीं रखेगा आपके लिए। हाँ, छठे अंक की जो प्रधान घटना है वो आपके लिए मायने रखेगी, लेकिन क्रमबद्ध रूप से पूरे घटनाक्रम को आपको देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि मतलब वो पीछे पीछे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, संवाहक जो इसका पुराना सेवक होता है वो भी आ जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाते हैं उसके ऊपर तरह तरह के, और वसंत सेना जो है अपना गहने आदि कुछ दे करके और उसको छुड़वाती है, और फिर वो इस संसार से इतनी विरक्ति ही पा लेता है कि एक तरह से बौद्ध भिक्षु बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये 2 अंकों में ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। आगे की घटना की यदि हम बात करते हैं मूल रूप से, क्योंकि क्रम दर जो कदम दर कदम जो है वो क्रमानुसार जो है वो घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो मूल विषय वस्तु है उसको हमें पकड़ करके रखना है, उसको हमें त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तीसरे छंद की हम बात करते हैं, तीसरे हम अंक की बात करते हैं। संधि छेद नामक तीसरे अंक में ब्राह्मण सर्विलक अपनी प्रेमिका तथा वसंत सेना की दासी मदनिका को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के रखे हुए आभूषणों को चुरा करके ले जाता है। ये देखिए क्या घटना घटती है उसके साथ में, ठीक है। हम देखते हैं कि वसंत सेना आती है, पीछे उसके लोग जो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, बच करके चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है, वह शरण लेती है और अपने आभूषणों को न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में वहाँ पर रख देती है। यही घटनाक्रम अभी तक देखा। अब नया घटनाक्रम घटता है वहाँ पर कि जो अमानत के रूप में रखी गई जो चीज़ें थी, जो सोना था, जो आभूषण थे, जो गहने थे, उन गहनों को चुरा लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब उन गहनों को किसके घर से चुराया गया है वो, चूंकि वो तो अमानत थी यहाँ पर, अमानत वसंत सेना की है, ठीक है, पर मूल रूप से जो है किसमें, वो तो चारुदत्त के घर में। और अगर चारुदत्त के घर से चोरी होती है कोई भी विषय वस्तु, कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो सीधा आरोप किसके ऊपर जाएगा, चारुदत्त के ऊपर जाएगा। और यहाँ नाटककार ने दर्शाने की कोशिश की गई है, प्रकरणकार ने दर्शाया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के घर से यदि ऐसी घटना घटती है, ठीक है, तो फिर सीधा संबंध जो होता है उसके चरित्र पर दोषारोपण किया जाएगा समाज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। वो जिसकी वो मूल वस्तु है, वसंत सेना की वस्तुएं, वसंत सेना का आभूषण है, वो जानती है उसके चरित्र को, उदात्त भावना का व्यक्ति है, ठीक है, वो जानती है कि ये कुछ नहीं करेगा, हेरा फेरी नहीं करेगा, लेकिन समाज की सीधी जो नजरें होती हैं उसके चरित्र पर जाएंगी। यूँ कहेगा कि गरीब ब्राह्मण था, बेच दिया होगा, खा गया होगा, अपना कर्ज उतारने के लिए किसी के साथ इधर उधर उसने दे दिया होगा, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं वो चारुदत्त को खलती है, और ये उदात्त भाव जो है या फिर एक यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है ये यहाँ पर प्रकरण में दर्शाने की कोशिश की गई कि समाज में किस तरह का रूप हमें देखने को मिलता है। तो तीसरे अंक में ब्राह्मण सर्विलक अपनी प्रेमिका तथा वसंत सेना की दासी मदनिका, ठीक है। अब ये मदनिका हालांकि वसंत सेना की दासी है, और इसका प्रेमी जो है वो, ठीक है, वो वहीं से वसंत सेना के ही घर से चोरी करता है और अपनी प्रेमिका को, इसको मदनिका को देने के लिए, ठीक है, और आभूषण को ले जाता है, वहाँ से उठा लेता है। और ये जो घटना है ये चारुदत्त के लिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही विनाशकारी और तो उसके चरित्र को ठेस पहुँचाने वाली जो है घटना मूल रूप से दिखाया गया, ठीक है। अब मदनिका सर्विलक नामक चौथे अंक में सर्वप्रथम सर्विलक अपनी प्रेयसी मदनिका के पास चुराए हुए आभूषणों सहित आता है। ये आभूषण वसंत सेना के यथार्थ को जानकर मदनिका अत्यंत दुखित होती है और उन आभूषणों को निपुणतापूर्वक वसंत सेना को दिला देती है। देखिए यहाँ पर इसका चरित्र मदनिका का देखिए, मतलब जिस नायिका के लिए उसका प्रेमी जो है सर्विलक है, वो मतलब वसंत सेना के घर से जिन आभूषणों को चुरा करके लेकर के आता है, जिस नायिका की खुशी के लिए जो आभूषण चुराए जाते हैं, जब उस नायिका को पता चलता है, मदनिका को, दासी है वो, ठीक है, चरित्र उदात्त भाव देखिए यहाँ पर, वहाँ गणिका है वहाँ पर, लेकिन उस गणिका को एक उदात्त और श्रेष्ठ नारी के रूप में, भारतीय नारी के रूप में, आदर्श के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है रचनाकार के द्वारा। यहाँ ये दासी है, ठीक है, और इस दासी के भी उदात्त भाव को देखिए, इसको ये कोई अभिलाषा नहीं है कि तुम मेरे लिए इतने आभूषण लेकर के आए हो, ठीक है। दासी और दासी को यदि धन मिलता है, ठीक है, तो क्योंकि सामदाम दंड भेद नीति के माध्यम से कहा गया है कि जो उच्च चरित्र के व्यक्ति है वो स्वाभिमान उनको चाहिए, लेकिन जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, ठीक है, उनको तो धन के माध्यम से वश में किया जा सकता है। ऐसी प्राचीन काल में परिकल्पना की गई थी, विद्वानों के द्वारा कही, अधमा धर्म इच्छति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छति मानो ही महताम धनम, अर्थात जो अधम लोग हैं केवल और केवल उनको धन से वश में किया जा सकता है। दासी है,
ठीक है, दास्ता का कार्य कर रही है, लेकिन उदात्त भाव इसका देखिए जो परंपरा चली हुई आ रही है उस परंपरा का विरोध यहाँ पर किया गया और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वसंत सेना के गहने हैं, वसंत सेना के पास ही जाने चाहिए और बड़े सम्मान के साथ सम्मान पूर्वक उन गहनों को वहाँ पर लौटा दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये उदात्त भाव, ये श्रेष्ठ भाव, ये चरित्र, ये प्रेरणा, ठीक है, ये कहीं अन्यत्र दुर्लभ मिलती है, देखने को बहुत दुर्लभ मिलती है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एक कैटेगरी विशेष के माध्यम से ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, वैसे हम भली भांति जानते हैं कि जो हेरा फेरी है, जो जुआरी है, जो चोरी है, जो छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, ये श्रेष्ठ लोगों में, मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं इनमें इतना नहीं पाया जाता जितना अभिजात वर्ग जिसको कहा जाता है उसमें पाया जाता है, क्योंकि वहाँ छल कपट अधिक होता है, यहाँ तो एक सादगी होती है, एक खुली किताब की तरह इनका जीवन होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, पर चूंकि नाटक में इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया है इस प्रकरण में, वो चीज़ें दर्शाई गई है, वो सारी स्थिति जो है आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, और इस तरह से उसके गहनों को जो है पूर्ण रूप से लूटा देती है। 5वें अंक में है वसंत सेना विट तथा चेटी का साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है, तेज झंझावत के साथ वर्षा हो रही है और चारुदत्त पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में बैठा है। ठीक है, क्योंकि अभिसरण करना चाहती है, मिलना चाहती है, आकर्षण तो है, हम भली बात ही जानते हैं 5वें अंक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नायिका और नायिका का जो आकर्षण है उसी को दर्शाने की कोशिश की है, उसी को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और बताए जाने के प्रयास किया गया है कि भाई पहले से ही मतलब वो उसकी तैयारी में, उसके मतलब मिलन की तैयारी में बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है, और इधर तूफानों के बीच में जो है वो नायिका उससे मिलने के लिए जाती है, जैसा कि परंपरा के रूप में किसी उदात्त प्रेम को प्रकट करने के दर्शाया जाता है कि जो प्रेम होता है वो किसी भी रूप से किसी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो इन बाधाओं को पार करते हुए और नायक और नायिका के मिलन के एक संयोग पक्ष को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। प्रवहन विपर्य नामक 6ठे अंक में वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी अवधूता को रत्नमाला लुटाना चाहती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रवहन विपर्य नामक छठा अंक हम गाड़ी के लिए भी जानते हैं, हम नामकरण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, शकार की गाड़ी में वसंत सेना नायिका बैठती है, हम उसके रूप में भी हम स्वीकार करते हैं, बालक रोहसेन के साथ भी हम उस अंक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नामकरण की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 6ठे अंक में ये घटना घटती है, लेकिन रोहसेन के साथ जो घटना घटती है वो कहीं अन्यत्र घटती है, लेकिन उसके साथ हम शीर्षक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आप दोनों चीज़ों को आप एक जगह लिंक करने की कोशिश करें यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग है, लेकिन लिंक उनका एक साथ हम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई बार ये सवाल पूछा गया कि अवधूता मतलब उसकी जो पत्नी है ये क्या कौन सी है, अवधूता के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, धूता के रूप में स्वीकार करते हैं। कहीं अवधूता नाम मिलता है, कहीं धूता नाम मिलता है, तो धूता और अवधूता के रूप में जो नामकरण है उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये उदात्त भाव देखिए, एक ब्राह्मण के घर से, एक गरीब ब्राह्मण के घर से किसी की न्यास चोरी होती है, किसी की धरोहर चोरी होती है, किसी की अमानत चोरी होती है, और अपने पति को बचाने के लिए, अपने पति के चरित्र को उदात्त रखने के लिए, अपने पति के चरित्र को श्रेष्ठ रखने के लिए, ठीक है, ये जो अवधूता या जो धूता होती है, ये अपनी जो रत्नों की माला है वो वसंत सेना तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी अमानत चली गई, कोई बात नहीं, तुम्हारी अमानत चली गई तो हमारे पास जो सबसे कीमती वस्तु है उसके बदले में वो वस्तु हम देने की कोशिश आपको करते हैं। ठीक है, और ये भी उनके एक उदात्त, एक नारी के एक श्रेष्ठ चरित्र को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर रचनाकार के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से ये दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिलता है। आर्यक अपहरण नामक 7वें अंक में आर्यक पुष्प मतलब पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंचता है और चारुदत्त उसे देखता है और उसे प्रेम पूर्वक जो है वो विदा कर देता है। आगे की घटनाएं राजनीतिक घटनाक्रम है। वसंत सेना मर्दन नामक 8वें अंक में वसंत सेना उद्यान में पहुंचती है, उसे देखकर सकार प्रणय प्रस्ताव रखता है, वह उसे स्वीकार नहीं करती तो वसंत सेना का गला घोट देता और सूखे पत्तों में दबा करके भाग जाता है। वसंत सेना मर्दन 8वां अंक बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः वही चीज़ है, क्योंकि 6ठे अंक में घटना घटती है, वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, यहाँ पर उस समय दोनों का मिलन होता है, पहले से ही शकार जो है इस पर दृष्टि जमाए बैठा है। ठीक है, यहाँ भी एक बार प्रणय निवेदन करता है 8वें अंक में वसंत सेना से कि तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो, ठीक है, मेरी पत्नी होना स्वीकार करो। यहाँ वसंत सेना जो पुनः एक बार मतलब उसको दुत्कार देती है, स्वीकार नहीं करती उसकी इस भावना को, और मतलब मौके का फ़ायदा उठाकर जो शकार है वो उसका गला घोटने की कोशिश करता है, गला घोट देता है, अपनी तरफ से उसको मृत प्राय समझ लेता है और सूखे पत्ता में पटक करके वहाँ से चला जाता है। परंतु दैव वशीभूत जैसे भारतीय परंपरा, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, जैसे हिंदी नाटकों में होता है, ठीक है, सुखांतता की ओर हम जाते हैं, वहाँ पर अनायास ही मतलब व्यक्ति का आगमन होता है और वो उस आगमन से मतलब उसको बचा लिया जाता है, और वहाँ पर पास ही जो बौद्ध मठ है उसमें उसको ले जाया जाता है, उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है और वो पूर्ण रूप से होश में आ जाती है। ठीक है, परंतु शकार को ऐसा लगता है कि मैंने उसको मार दिया है,
शकार जो राजा का शाला है, जो चारुदत्त से तो चिढ़ता ही है, क्योंकि जिस स्त्री से वो प्रेम करता है वो तो चारुदत्त से प्रेम करती है, ये तो त्रिकोण संघर्ष हो गया प्रेम का। तो शकार को लगता है कि यदि चारुदत्त को रास्ते से हटाना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कोई भी। मारता है खुद वसंत सेना को, मरी नहीं है वसंत सेना हम जानते हैं, लेकिन उसकी तरफ से मर चुकी है वसंत सेना, उसको मार दिया जाता है, गला घोट दिया जाता है, सूखे पत्तों में डाल दिया जाता है, और उसका मृत्यु का जो आरोप है वो चारुदत्त के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, कि वसंत सेना को चारुदत्त ने मारा। अभियोग चलता है, ठीक है, केस चलता है, न्यायालय में जाते हैं, और जैसे न्यायालय में होता रहा है, जैसे न्यायालयों में होता रहा है, उस बेचारे गरीब के ऊपर जो है वो आक्षेप लगा दिया जाता है। यहाँ पर हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में तो होते हैं यहाँ पर, चाहे वो पैसे के बल से चाहे या किसी भी बल से रहा हो, ठीक है, उस बेचारे गरीब के ऊपर आक्षेप लगा दिया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं अपनी बात देकर पर जोर देकर के, क्योंकि उसकी गलती नहीं, हम जानते हैं, ठीक है, उसकी गलती नहीं है, पर चूंकि गरीब है इससे बड़ी गलती कोई होती नहीं है। पहले ही उसने कहा कि ये तो जो है मृत्यु में तो कम क्लेश होता है, लेकिन दरिद्रता तो जीवन में कदम कदम पर पीड़ा और क्लेश देने वाली होती है। तो यहाँ भी उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है, और उसको फांसी देने की तैयारी की जाती है, उसको मृत्यु दंड देने की तैयारी की जाती है, झूठा अभियोग लगा दिया जाता है, जबकि वसंत सेना तो अभी जीवित है, परंतु शकार को तो ऐसा पता नहीं है। और आगे 9वें अंक में जिसका नाम व्यवहार है, शकार वसंत सेना को मृत समझकर उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगा देता है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। और अंतिम 10वें उपसंहार नामक जो 10वां अंक है, चांडाल लोग चारुदत्त को शमशान ले जाते हैं, फांसी लगने ही वाली है कि भिक्षु वसंत सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है, और इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है। क्योंकि ये जो दो घटनाक्रम है, पालक और आर्यक, ये भी साथ साथ चलता है। पालक जो है, ठीक है, ये मूल राजा जो होता है यहाँ पर, और आर्यक जो है इसका मतलब इसके राज्य गद्दी छीन ली जाती है, तो ये राजनीतिक घटनाक्रम अलग चलता है, लेकिन हम मूल घटनाक्रम को उसको देखते हैं। आरोप लगाया जाता है किसके ऊपर? चारुदत्त के ऊपर, और मतलब जिसके मृत्यु का आरोप लगाया जाता है कि भाई चारुदत्त ने इस वसंत सेना को मारा है, इसकी हत्या की है, उसी वसंत सेना को लेकर के जब सामने पहुंचा जाता है वहां पर, तो फिर सारे राज खुलते हैं कि भाई हाँ, ये तो जिंदा है अभी वसंत सेना, तो जिसकी मृत्यु के उसके कारण से उसको मारा जा रहा है, चारुदत्त को फांसी दी जा रही है, तो फांसी तो रोकना स्वाभाविक होता है। अब चूंकि सबसे बड़ा आरोपी पकड़ में आ जाता है यहाँ पर, इसलिए शकार को पकड़ा जाता है और चारुदत्त की जगह जो है उसको फांसी देने की योजना बनाई जाती है। और इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है, और उसका मित्र सर्विलक भी शमशान पहुंच जाता है। अंततः चारुदत्त के साथ शकार को फांसी का दंड दिया जाता है, ठीक है, और चारुदत्त जो है उसे क्षमा कर देता है। योजना बनाई जाती है, लेकिन चारुदत्त का उदात्त चरित्र है, चारुदत्त का श्रेष्ठ चरित्र है, ठीक है, इसलिए चारुदत्त उसे माफ़ कर देता है कि चल कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जो भी हुआ ठीक है, ये अपना मतलब इसका स्वभाव है, हम अपने स्वभाव में जीते हैं, और ये जो श्रेष्ठ भावना है, ठीक है, महान जो लोग हैं वो माफ़ कर दिया करते हैं अनायास ही, मतलब जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को। तो इस तरह से ये प्रेरणा भी दी जाती है यहाँ पर। जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो पालक राजा था और अंततः मतलब आर्य की स्थिति है पालक, और ये राजनीतिक घटनाक्रम है, ये भी अंत में एक नया और सुखद मोड़ लेता है। वसंत सेना और चारुदत्त जो है उनका मिलन होता है, वो भी एक नया मोड़ लेता है। जो मतलब खलनायक होता है उसको या तो मरा हुआ दिखाते हैं या फिर सुधरा हुआ दिखाते हैं भारतीय परंपरा में, ठीक है, जो देश काल वातावरण के अनुसार जो नाटक के 6 तत्व होते हैं, 7 तत्व, क्योंकि नाटक में अभिनय भी होता है, 7वां तत्व, अन्य रचनाओं में 6 होते हैं, तो उनको उस आधार पर भी जो है इस कथानक को जो एक नया मोड़ देने की कोशिश की जाती है, और इस तरह से कंप्लीट ओवरऑल जो है मतलब पूरी समीक्षा जो है वो की जाती है। और उसी का दृष्टिकोण यहाँ पर हमने पूरा बताया, पहले अंक से लेकर के और पूरी 10वें अंक तक की जो स्टोरी है, पूरे 10वें अंक तक का जो कथानक है, जो पूरी की पूरी जो कहानी है, उस कहानी को यहाँ पर मूल रूप से एक नया मोड़ देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ राजा देखना है, ठीक है, नायक देखना है, नायिका देखनी है, ठीक है। इसमें जो अन्य पात्र शकार आदि जो पात्राएं हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, मदनिका जो अन्य सहायिका के रूप में आई उसकी हम चर्चा करेंगे, शर्विलक की हम चर्चा करेंगे, राजा जो पालक और आर्यक हैं जो भी हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो इसके मतलब विदूषक आदि होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। मैंने कई बार बताया, जैसे पूछा भाई मैत्रेय कौन सा विदूषक है, कहाँ का विदूषक है, मांडव्य कहाँ का विदूषक है, तो आपको देखना कि इसमें कौन सा मतलब कौन सा मैत्रेय नामक विदूषक आता है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल में कौन सा मांडव्य नामक विदूषक आता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी कृतियों के, सभी रचनाओं के, सभी ग्रंथों के जो विदूषक है उनके बारे में तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। जिसमें भी विदूषक पाया जाता है, जिस कृति में कंचुकी पाया जाता है उस कंचुकी का नामकरण आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। कई में सूत्रधार जो होते हैं उन सूत्रधारों की चर्चा आपको निश्चित रूप से करनी ही है, ठीक है। तो क्योंकि भास के नाटकों में तो कुछ अलग ही मिलता है,
जब हम भास के नाटक की चर्चा करते हैं वहाँ हम देखते हैं, वहाँ पर मतलब जो मूल रूप से जो है नांदी का उल्लेख वहाँ पर किया जाता है, सूत्रधार का स्थान मतलब कौन लेता है, ये चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, टी गणपति शास्त्र ने कितने शोध करके नाटक निकाले भास के, क्योंकि भास के साथ इसका संबंध है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भास में इसलिए नामकरण ले रहा हूँ क्योंकि भास का जो चारुदत्त नाटक है उसको ही तो उपजीवी के रूप में हम स्वीकार करते हैं ना इस नाटक में। तो मैंने बताया कि ये जो मतलब मैत्रेय आदि, माधव्य आदि जो हैं मतलब विदूषक है, इन सारे विदूषकों के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मूल कथानक है उसके बारे में आपको देखना है, नामकरण जो होता है उसके बारे में आपको देखना है, नामकरण घटना प्रधान है या फिर किसी नायक नायिका के नाम के आधार पर हुआ है उसमें आपको देखना है वो किस आधार पर हुआ है, क्योंकि नामकरण दो चीज़ों पे होता है। ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अब वो जो पहचान थी अभिज्ञान, जो अंगूठी मुद्रा की पहचान थी उसको आधार बना करके कर दिया। मृच्छकटिकम यहाँ मिट्टी की गाड़ी को आधार बनाकर हम कर दिया। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम, जैसे स्वप्न वासवदत्तम की हम बात करें तो वासवदत्ता जो है वो सपने में दिखाई देती, वो घटना की प्रधानता के आधार पर हमने बना दिया। घटना और नामकरण दोनों जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से किसी भी रूप में यदि हम दोनों की चर्चा करते हैं तो पूरा दृष्टिकोण जो है, पूरी स्टोरी जो है, पूरा कथानक जो है, कितने अंक हैं, कितने श्लोक हैं, इसमें अंगी रस कौन सा, जैसे हमने प्रारंभ में शुरू में चर्चा करने की कोशिश की, उन सारों को साथ लेकर के चलना है, उसकी समीक्षा करनी और जितना हो सके प्रश्न अपने आप उनको बनाने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।